रस हिंदी का ऐसा विषय जो सभी हिंदी के विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण है। हमारा टॉपिक है रस। रस की परिभाषा है कि रसते आस्वादते इति रसः, अर्थात जिसका आस्वादन किया जाए, अर्थात जो चखा जाए, वही रस है। सामान्य तौर पर कविता को, कहानी को, उपन्यास को, नाटक को पढ़ने, सुनने या देखने के बाद पाठक या श्रोता को जो असाधारण आनंद की अनुभूति होती है, वही रस है। यानी कि कविता को पढ़ते समय, कहानी को सुनते समय, उपन्यास को पढ़ते समय, नाटक को पढ़ते समय या नाटक को देखते समय या किसी पिक्चर को, किसी फिल्म को देखते समय पाठक यानी कि पढ़ने वाले को, श्रोता यानी कि सुनने वाले को, और एक शब्द आता है दृष्टा, दृष्टा यानी कि देखने वाले को जो आनंद की अनुभूति होती है, वही रस है। आचार्य विश्वनाथ रस के विषय में अपनी एक परिभाषा देते हैं कि वाक्यम रसात्मकम काव्यम, अर्थात रस से पूर्ण वाक्य ही काव्य है। उसके बाद बात करते हैं रस की निष्पत्ति की। तो भरत मुनि ने रस की निष्पत्ति के विषय में अपने ग्रंथ नाट्यशास्त्र में लिखा है कि विभावा अनुभावा व्यभिचारी संयोगाद रस निष्पत्ति, यानी कि विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। यानी कि विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव। व्यभिचारी भाव को हम संचारी भाव भी कहते हैं। उसके बाद आते हैं रस के अवयव, यानी कि रस के तत्व। रस के तत्व कितने हैं? तो रस के 4 तत्व माने जाते हैं: स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। किंतु भरत मुनि ने रस के 3 ही तत्व माने हैं। उन्होंने स्थायी भाव को अपने ग्रंथ नाट्यशास्त्र में उल्लेख नहीं किया है। उसके बाद बात करते हैं स्थायी भाव, यानी कि स्थायी भाव किसे कहते हैं, स्थायी भाव क्या होते हैं। तो स्थायी यानी कि वह भाव जो प्रारंभ से अंत तक, यानी कि शुरुआत से और आखिर तक एक जैसे रहते हैं। अर्थात वे भाव जो जन्मजात होते हैं, जो मनुष्य के अंदर जन्म के समय से ही विद्यमान होते हैं, उन्हें स्थायी भाव कहते हैं। स्थायी भावों की संख्या जो है वह 9 होती है। और स्थायी भावों की परिपक्व अवस्था को ही रस कहा जाता है। और जब स्थायी भाव की संख्या 9 होती है, तो जब स्थायी भाव की संख्या 9 होगी तो रस भी हमारे कितने होते हैं? 9 होते हैं। किंतु यहाँ पर एक बात ध्यान देने योग्य है कि आचार्य भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र में केवल 8 रस ही बताए हैं, और उन्होंने जिस एक रस को अपने नाट्यशास्त्र में सम्मिलित नहीं किया है वह है शांत रस। उन्होंने शांत रस को अपने नाट्यशास्त्र में नहीं माना है। अब बात करते हैं रस और उनके स्थायी भावों की। तो पहला रस है हमारा श्रृंगार रस। श्रृंगार रस का स्थायी भाव जो है हमारा है रति। रति, रति किसे कहते हैं? रति यानी कि प्रेम। श्रृंगार, श्रृंगार क्या होता है?
जिस व्यक्ति की शादी हो चुकी है उसे पता होगा श्रृंगार क्या होता है, क्योंकि अगर शादी हो चुकी है तो पत्नी श्रृंगार अवश्य करती होगी, और जब पत्नी श्रृंगार करती होगी तो पता भी होगा श्रृंगार क्या होता है। श्रृंगार रस के दो भेद माने जाते हैं, एक संयोग श्रृंगार और एक वियोग श्रृंगार। तो संयोग श्रृंगार जो होता है, संयोग श्रृंगार प्रेमी प्रेमिका, नायक नायिका के मिलन का जहाँ पर वर्णन होता है वहाँ पर संयोग श्रृंगार होता है। जैसे जब दो प्रेमी युगल आपस में मिलते हैं तब वहाँ पर संयोग श्रृंगार होगा, और वियोग श्रृंगार जहाँ पर प्रेमी अपनी प्रेमिका से, नायक नायिका से, पति पत्नी से, पत्नी पति से, नायिका नायक से अलग हो जाते हैं। वियोग मतलब जहाँ पर पति पत्नी का, प्रेमी प्रेमिका का, नायक नायिका का आपस में बिछोह हो जाता है, वहाँ पर वियोग श्रृंगार रस होता है। समझ चुके हैं आप लोग कि संयोग जो श्रृंगार होता है, तो संयोग श्रृंगार में आपस में मिलन होता है और वियोग श्रृंगार में एक दूसरे से अलग होते हैं। ठीक, उसके बाद आता है हमारा हास्य रस। हास्य रस का स्थायी भाव होता है हमारा हास्य। तो हास्य रस का स्थायी भाव हमारा हास्य होता है। हास्य से स्पष्ट है कि जहाँ पर हमें हंसी आए, जहाँ पर हमारा मन प्रसन्न हो जाए, वहाँ पर हास्य रस उत्पन्न हो जाता है। मतलब पहले बता चुके हैं हम आप लोगों को कि जो स्थायी भाव होते हैं वो जन्मजात होते हैं, मनुष्य के अंदर ऑलरेडी विद्यमान होते हैं, पहले से ही विद्यमान होते हैं। तो जब हास्य नामक स्थायी भाव हमारा जागृत हो जाता है, और जब हास्य नामक स्थायी भाव हमारा जागृत हो जाता है तो वहाँ पर हास्य रस उत्पन्न हो जाता है। बात करते हैं कि हास्य नामक स्थायी भाव हमारा कब जागृत होगा। जब हम किसी ऐसे व्यक्ति को देखेंगे, जब हम किसी ऐसे माहौल में पहुंचेंगे जहाँ पर हमें हंसी आ जाए, वहाँ पर हास्य रस होगा। मानो सर्कस देखा है आप सभी लोगों ने, तो सर्कस में जो जोकर होता है, तो जोकर के पहनावे को देखकर हमारे मन में हंसी उत्पन्न होती है, या कि जोकर जो कर्तव्य करता है उन्हें देखकर, जो क्रियाएं करता है उन्हें देखकर हमारे मन में हंसी उत्पन्न होती है। तो वहीं पर जब हमारे मन में हंसी उत्पन्न होगी सर्कस के अंदर, तो जो हमारा हास्य नामक स्थायी भाव होगा वो जागृत हो जाएगा, और जब हमारा हास्य नामक स्थायी भाव जागृत हो जाएगा तब वहाँ पर हास्य रस होगा। ऐसा नहीं है कि किसी की मैयत में जाते हैं वहाँ पर जाकर हम हंसने लगेंगे, नहीं। तो जो हमारे स्थायी भाव होते हैं वो अवस्था को देखकर, मतलब जो सिचुएशन होती है, सिचुएशन के अकॉर्डिंग ही जागृत होता है हमारा स्थायी भाव जो होते हैं। उसके बाद हमारा आता है करुण रस। करुण रस का स्थायी भाव होता है हमारा शोक। शोक हमारे मन में कब उत्पन्न होता है?
शोक हमारे मन में जब हमारा कोई प्रिय, हमारा कोई मित्र, हमारा कोई परिवारीजन हमसे दूर हो जाता है, यानी कि भगवान को अगर प्यारा हो जाता है, या हमारे परिवार में किसी को कोई कष्ट है, तो वहाँ पर शोक नामक स्थायी भाव हमारा जागृत हो जाएगा। और जब शोक नामक स्थायी भाव जागृत होगा तो वहाँ पर करुण रस उत्पन्न हो जाएगा। उसके बाद आता है हमारा अगला रस, वीर रस। वीर रस का स्थायी भाव होता है उत्साह। तो उत्साह हमारे हृदय में कब जागृत होगा? जब हम उस अवस्था में पहुंचेंगे, जब हम उस सिचुएशन में होंगे। यानी कि ऐसा नहीं है कि हम किसी के मैयत में पहुंचते हैं, वहाँ पर उत्साह नहीं। वहाँ पर उत्साह क्यों जागृत होगा? वहाँ पर तो हमारा शोक नामक स्थायी भाव जागृत होगा। उत्साह, कहीं पर झगड़ा हो जाता है हमारा, कहीं पर लड़ाई हो जाती है हमारी, वहाँ पर उत्साह दिखाने का काम होता है। यानी कि हमारा कहीं किसी झगड़ा हो गया और वहाँ पर हमारा हास्य नामक स्थायी भाव जागृत हो जाए, व्यर्थ है, बेकार है, कोई फायदा नहीं है वहाँ पर हास्य नामक स्थायी भाव के जागृत होने से। अगर हमारा किसी से झगड़ा होता है तो वहाँ पर हमारा उत्साह नामक स्थायी भाव जागृत होना चाहिए। और जब उत्साह नामक स्थायी भाव जागृत होगा तो हमारे शरीर में वीरता का भाव एकदम उत्पन्न होता है। और उत्साह नामक स्थायी भाव जागृत होने पर, किसी से झगड़ा होने पर, घर पर हो तो क्या कुछ नहीं है तो लाठी उठा लाओगे, वहाँ पर वीरता दिखाओ अपनी। लाठी कुछ नहीं है तो अगर पिता के नाम, चाचा के नाम हैं, किसी के नाम अगर बंदूक है, राइफल है, हैं, उसे उठा लाओगे तो वहाँ पर हमारा वीर रस हो जाएगा। उसके बाद हमारा अगला आता है रौद्र रस। रौद्र रस का स्थायी भाव क्या होता है पता है किसी को? किसी पढ़ते नहीं हो तो। रौद्र रस का स्थायी भाव होता है क्रोध। क्रोध कब जागृत होगा? क्रोध हमारा तब जागृत होगा जबकि हमने किसी से कोई काम करने के लिए कहा। जैसे हिमांशु ने अपनी गर्लफ्रेंड से कहा कि शाम को 10 बजे हमें गुड नाइट बोल देना। शाम को नहीं, रात को बजते हैं 10, ठीक। और उसके पापा घर पर हैं उस समय, और जब पापा घर पर हैं तो उस सिचुएशन में वो हिमांशु को गुड नाइट नहीं बोल पाती है। हिमांशु इंतज़ार करते हैं, 10 का 11 बज जाते हैं। हिमांशु नहीं सोते हैं इंतज़ार में कि हो सकता है फ़ोन आ जाए, उसके पापा घर पर हैं तो फ़ोन कैसे करे। उसके बाद जब सुबह होती है और सुबह को हिमांशु के पास फ़ोन आता है
तो हिमांशु का क्रोध नामक स्थायी बात जागृत होता है। तुमसे हमने कहा था कि रात को 10 बजे फ़ोन कर देना है और हम तुम्हारे इंतजार में 12 बजे तक जागते रहे, तुमने फ़ोन नहीं किया वगैरह वगैरह जो भी है। तो वहाँ पर हिमांशु का क्रोध जो है आ जाएगा। क्रोध क्यों आता है हमें? क्रोध आने का क्या कारण होता है? क्रोध आने का जो हमारा मूल कारण है वो ये होता है कि अगर हम किसी भी व्यक्ति से किसी भी प्रकार की उम्मीद रखते हैं अगर, और यदि वो व्यक्ति हमारी उम्मीद पर खरा नहीं उतरता है तो हमें क्रोध आएगा, नहीं आएगा? जरूर आएगा। और क्रोध में व्यक्ति बहुत बुरा कर देता है, यानी कि क्रोध में व्यक्ति एक दूसरे का मर्डर भी कर देता है। अब क्रोध था, गुस्सा आ गई तो आ गई, मानो कर दिया मर्डर हमने। और जब हमने मर्डर कर दिया उसके बाद क्रोध का परिणाम हमेशा बुरा होता है। तो मर्डर करने के बाद गिरफ्तार हो जाओगे। गिरफ्तार होने के बाद 4 साल 10 साल जो भी होगी सज़ा काटनी पड़ेगी। क्रोध आ गया, क्रोध में आकर मर्डर कर दिया। अब क्षण भर का क्रोध हमारे 10 वर्षों को, हमारे 5 वर्षों को बर्बाद कर देता है। और क्रोध में